वेलकम बैक टू द चैनल। तो इसके पहले पार्ट में हमने बात की थी या डिस्कस किए थे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया के ऊपर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बट मुझे नहीं लगा कि वो इनफ होगा क्योंकि ये एक वास्ट टॉपिक है। तो इसलिए आज फिर मैं यहाँ पर लाया हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन, और आज नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस भी ज़्यादा हैं। तो ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे चाहे वो नायब तहसीलदार हो, JKPSI हो, या अगर आप SSC CGL या MTS की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी इसकी अच्छी खासी वेटेज होती है और ये आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि मैं यही कोशिश करता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच यूरोपियन पावर वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश अ ट्रेनिंग पोस्ट इन इंडिया। तो ये तो आपको भी पता है कि सबसे पहले कौन सा यूरोपियन देश इंडिया में आया था। तो सर वो पुर्तगीज़ आया था। चलो ये तो हो गया। अब पुर्तगीज़ ने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री कब लगाई थी? 1503 में लगाई थी, और 1510 में उन्होंने गोवा को भी कैप्चर कर लिया था। तो ये चीज़ें आप याद रखना। जो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो आप ज़रूर याद रखना, ठीक है ना। तो पहला यूरोपियन कंट्री कौन सी इंडिया में आई थी? भाई पुर्तगीज़ आई थी। उन्होंने पहली फैक्ट्री कब लगाई? 1503 में लगाई, और 1510 में उन्होंने गोवा को कैप्चर कर लिया था, ठीक है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वास्को डिगामा लैंडेड इन विच इंडियन पोर्ट इन 14, यहाँ पर आएगा 1498। तो दोस्तों, वास्को डिगामा कहाँ पर आए थे? तो भाई वो कैलीकट में आया था, ठीक है ना। अगर हम स्पेसिफिक जगह की बात करें कि वो स्पेसिफिकली कौन सी जगह थी, कैलीकट तो एज अ होल हो गया ना कि भाई कैलीकट में आया था, तमिलनाडु में। बट एज अ अगर हम स्पेसिफिक बात करें तो वो आया था के कपट बीच में, ठीक है ना। याद रखना, वो कपट बीच में आया था, वो कपट बीच में आया था, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है बी, कैलीकट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट वायसराय ऑफ द पुर्तगीज स्टेट इन इंडिया। तो सबसे पहला इनमें से कौन सा क्या था, वायसराय था? तो देखिए, वास्को डिगामा सबसे पहले आया था, पर क्या वो पहला वायसराय था? जी बिल्कुल नहीं। नैनो थर्ड था। अल्फांसो डी अल्ब्रुकनी सेकंड था। तो फर्स्ट था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, और इसका टेन्योर था 1505 से लेके 1509 तक। तो ये भी याद रखना, ठीक है, कि इसका टेन्योर कब तक था? 1505 से लेके 1509 तक इसका टेन्योर था। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इस्टेब्लिश्ड द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। तो ऐसा कौन सा बैटल हुआ था कि जिसकी वजह से ब्रिटिश की सुप्रीमेसी जो है यहाँ पर इंडिया में बढ़ गई थी? तो इसका राइट आंसर आएगा आंसर सी, बैटल ऑफ प्लासी। और ये कब हुआ था? ये 1757 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था सिराज और दूल्हा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है ना। ये भी याद रखना कि 1757 में हुआ था, सिराज और दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से कौन था कमांडर? तो रॉबर्ट क्लाई, ठीक है ना। ये भी याद रखना कि रॉबर्ट क्लाई जो था वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से कमांडर था, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो को टाइम वेस्ट ना करते हुए। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस। तो जो डच थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई? पुलिकट, कोचीन, सूरत या मसूलीपट्टनम में? तो सर इसका राइट आंसर है डी, मसूलीपट्टनम में। और कब लगाई थी? 1605 में, ठीक है। ये याद रखना कि मसूलीपट्टनम में लगाई थी और 1605 में लगाई थी। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द रूलर ऑफ कलिकट वन वास्को डिगामा लैंडेड देयर। तो तब कौन था क्या रूलर? ये तो अगर आपने पिछला जो मैंने MCQs
जो लेक्चर अपलोड किया, अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें मैंने पहले में डिस्कस किया हुआ है, तो फिर भी बता देता हूँ कि वो ज़ोमेरिन था, ठीक है ना, वो ज़ोमेरिन था। आगे बढ़ते हैं। सेवंथ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो कौन सी ट्रीटी साइन की गई थी? ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ट्रीटी ऑफ, हाँ, सरनीगमंटम। तो इसका राइट आंसर है कि जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था तो उसके इमीडिएट बाद कोई भी ट्रीटी को साइन नहीं किया गया था, ठीक है ना, ये याद रखना, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद कौन सी ट्रीटी को साइन किया गया था। तो भाई कोई भी ऐसी सिग्निफिकेंट ट्रीटी नहीं थी जो कि इमीडिएटली बैटल ऑफ प्लासी के बाद क्या की गई हो, साइन की हो गई हो। तो आगे बढ़ते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड अ चार्टर फ्रॉम विच मोनैक टू ट्रेड विद द ईस्ट। तो वो कौन सी थी? तो सर इसका आंसर आपको पता ही होगा। इसका आंसर अगर नहीं भी पता तो सुन लीजिए, इसका राइट आंसर है क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है ना, क्वीन एलिजाबेथ थी। और उसने ये कब मतलब जिसे हम फरमान कह सकते हैं, तो चार्टर भी वही होता है। तो ये 31 दिसंबर 16,000, ठीक है ना, क्या 31 दिसंबर 16,000 में उसने ये क्या किया था, इनको क्या वो किया था, चार्टर जारी किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच फ्रेंच गवर्नर इज क्रेडिटेड विद द एस्टेब्लिशिंग द फ्रेंच पावर इन इंडिया। तो कौन सा ऐसा सॉरी फ्रेंच गवर्नर था जिसको ये कहा जाता है कि उसने फ्रेंच पावर को इंडिया में इस्टेब्लिश किया? तो इसका राइट आंसर है आंसर ए, जोसेफ फ्रांसिस्को डुप्लेक्स, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको पता चल गया है, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 10 है द कैपिटल ऑफ द डच इन इंडिया वाज। देखिए इसके ऊपर ना थोड़ा सा क्या है कि मतलब वो है कि इसका एग्जैक्ट हम अगर अलग अलग कॉन्टेस्ट में अलग अलग आंसर बन सकता है, लेकिन अगर हम जनरली बात करें कि ज़्यादातर डचों की कैपिटल कौन सी रही है, तो भाई वो पुलिकट रही है। हालांकि 1690 में उन्होंने शिफ्ट की थी, ठीक है ना, 1960 में उन्होंने शिफ्ट की थी किसमें, नागापट्टनम में। बट अगर हम बात करें एज अ होलसम, तो इसका आंसर डी आएगा। और अगर ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो इसका राइट आंसर डी पुलिकट ही होगा। हाँ, अगर वो स्पेसिफिक करके पूछे कि भाई 1690 में कहाँ पर ट्रांसफ़र की थी, तो आप तब कह सकते हो कि भाई नागापट्टनम में की थी, ठीक है। ऐसे इसका आंसर पुलिकट है। आगे बढ़ते हैं 11 क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन पावर्स वर द लास्ट टू लीव इंडिया। तो ये तो आपको पता ही है कि भाई लास्ट में जो है पुर्तगीज़ गए थे, आंसर सी राइट आंसर है, ऑपरेशन विजय की वजह से। और कब गए थे भाई, 1961 में इंडिया ने इंक्लूड किया था गोवा को अपनी टेरिटरी में, ठीक है। हाँ बिल्कुल यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हु वाज द फाउंडर ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का फाउंडर कौन था? तो फाउंडर था, अब इससे ये कंफ्यूज मत हो जाना कि वो कौन था जिसने इस्टेब्लिश किया था ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब इंडिया में। वो हो गया कि स्ट्रांगली किसने किया था, किसकी वजह से उसकी जिसे कहते हैं पैठ बन गई, किसकी वजह से वो स्ट्रांग हुए। लेकिन अगर बात यह आ जाए कि फाउंडर कौन था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो उसका आंसर आएगा ए, जीन बैप्टिस्टी कॉलबर्ट, ठीक है ना। इसका आंसर राइट ये आएगा, इसने इस्टेब्लिश किया था स्ट्रांगली, ठीक है ना, इससे कंफ्यूज मत हो जाना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बैटल ऑफ बदेरा विच लेड टू द डिक्लाइन ऑफ द डच पावर इन इंडिया वॉज फाउट इन विच ईयर। जो बैटल ऑफ बदेरा है जिसने डिक्लाइन कर दिया डच की पावर को इंडिया में, वो कब हुआ था सर? वो हुआ था, डी आंसर इसका राइट है, 1759 में। और किसके बीच में हुआ था? ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ था, ठीक है ना। ये भी याद रखना कि हुआ किसके बीच में था, ब्रिटिश और डच के बीच में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। क्योंकि आज मैंने क्वेश्चन ज़्यादा लाए हैं तो इस वजह से थोड़ा मैं जल्दी जल्दी ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ पुर्तगीज पावर इन इंडिया। देखिए इसके ना मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, ठीक है, इसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें ना कि इसका हम अगर हमें स्पेसिफिक चुनना हो तो हम किसको चुने, तो हम ये कह सकते हैं कि देयर रिलीजियस इनटॉलरेंस एंड पैराइसी, क्योंकि हालांकि ये जो ऊपर के तीन जो है ना ये भी इसके कारण हैं, बिल्कुल इसके कारण हैं ये, क्योंकि जो डिस्कवरी ऑफ सी रूट हुई उसके बाद ही तो अलग अलग जो हैं और भी कंट्री, जैसे इंग्लिश आया, डच आया, डेंस आए, फ्रेंच आया। वो क्यों आए? क्योंकि डिस्कवरी ऑफ सी रूट की वजह से आए। लेकिन अगर एक कारण मेन चुनना हो ना तो वो यही होगा कि वो रिलीजियसली क्या इंटॉलरेंस थे, मतलब कि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड कर रहे थे, जो कि यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी क्या नहीं था, मंजूर नहीं था। इस वजह से लोग उनके बहुत ज़्यादा खिलाफ हो गए, ठीक है ना। तो अगर हमें इनमें से चुनना हो तो आंसर डी हम चुन सकते हैं, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। 15 द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट कंपनी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन। तो सर ये तो आसान क्वेश्चन है, ये सभी को आता होगा। इसका राइट आंसर है सूरत। बट कब की थी? 1613 में। ये भी याद रखना कि भाई इंग्लिश ने अपनी फर्स्ट जो है फैक्ट्री वो सूरत में इस्टेब्लिश की थी, और की कहाँ थी, कब थी? 1613 में। तो आगे बढ़ते हैं। द कार्नेटिक वॉर्स वर फाउट बिटवीन विच टू यूरोपियन पावर्स। जो कार्नेटिक वॉर्स थे वो किन दो यूरोपियन पावर्स के बीच में फाउट किए गए थे? तो सर ये किए गए थे ब्रिटिश एंड फ्रेंच, हाँ यही राइट आंसर है इसका। ये किए गए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ठीक है ना। और ये 3 हुए थे, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि कितने कार्नेटिक वॉर्स हुए थे, तो 3 हुए थे, ठीक है। इसी के बाद जो है फ्रेंच जो है वो उसकी पावर डिक्लाइन हो गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो ये याद रखना ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में हुए थे कार्नेटिक वॉर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पुर्तगीज इन इंडिया। कि पुर्तगीज का जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? देखिए वास्को डी गामा आया 1498 में आया, तो क्या वो इंडिया में रूल करने आया था? जो नहीं सर, बिल्कुल इसका राइट आंसर ये नहीं है। वो रूल नहीं करने आया था, वो ट्रेड करने आया था। तो मेन अगर कारण पूछा जाए तो इसका आंसर आएगा बी, टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी एंड कंट्रोल द स्पाइस ट्रेड। ये 2 मेन जिसे कहते हैं ना गोल थे, या जिसे कहते हैं ना मेन ऑब्जेक्टिव थे पुर्तगीज के इंडिया में, ठीक है ना। टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी एंड कंट्रोल द स्पाइस ट्रेड, तो ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। द ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपले इन 1748 एंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग वार्स। तो जो ट्रीटी ऑफ चैपले थी उसने किस को एंड किया था? द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, द 7 ईयर्स वॉर, द सेकेंड कार्नेटिक वॉर, द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो इसका राइट आंसर आएगा, इसके वैसे 2 राइट आंसर हो सकते हैं। फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर ये तो बिल्कुल भी नहीं है, सेकेंड कार्नेटिक वॉर भी नहीं है। ऐसे तो इसका हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका आंसर डी होगा, लेकिन जो एक 7 ईयर वॉर चल रहा था तो वो भी इसी ने ही ख़त्म किया था, ठीक है ना। तो ये भी इम्पोर्टेंट जानना है। और इसने ये क्या किया था? ऑस्ट्रियन सक्सेशन को एंड कर दिया था यूरोप में, मतलब ऑस्ट्रियन सक्सेशन को इसने ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रियन भी एक कंट्री है, ऑस्ट्रिया लिख देता हूँ, ऑस्ट्रिया भी एक कंट्री है, उसका जो सक्सेशन है यूरोप में उसको भी एंड कर दिया था इसने, ठीक है ना। तो अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर राइट आंसर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। विच मुगल एम्परर ग्रांटेड अ फरमान टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर ड्यूटीफुली ट्रेड इन बंगाल। तो सर औरंगजेब, फारूक शेर, शाहजहां, जहांगीर। जहांगीर ने तो बड़ी मुश्किल से इनको एंट्री दी थी, शाहजहां ने तो दी भी नहीं, और औरंगजेब तो कभी भी नहीं देता। तो इसका राइट आंसर है फारूक शेर। 1717 में ये क्या करता है? 3000 रुपीज़, मतलब 3000 रुपये पे पूरे साल के लिए ये क्या देता है बंगाल को?
ब्रिटिशर्स को दे देता है कि भाई आप जो है ड्यूटी फ्री ट्रेड करो। और यही जो है ना मेन कारण है कि ब्रिटिश ने अपनी पावर इस्टेब्लिश की इंडिया में। तो अगर कोई मेन कारण है तो ये फारूक शेर ही है, इसकी वजह से अंग्रेज़ इतने ताकतवर बन गए थे। तो आगे बढ़ते हैं। द ब्लैक होल ट्रेजेडी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? द एंग्लो फ्रेंच रिवलरी, द बैटल ऑफ प्लेसी, द बैटल ऑफ वांडीवाश या द बैटल ऑफ बक्सर। तो ये द ब्लैक होल ट्रेजेडी ना, ये खुद खुद में कोई इवेंट है नहीं भाई, ये खुद में इवेंट नहीं है। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि ये किसके रिलेटेड है, कौन से इवेंट के रिलेटेड है, तो भाई ये आंसर बी इसका आएगा, द बैटल ऑफ प्लेसी के रिलेटेड है। तो हमने पीछे बताया भी था कि बैटल ऑफ प्लेसी हुई कब थी, ठीक है ना, 1757 में। तो आगे बढ़ते हैं। हु वाज द इंग्लिश कमांडर इन द बैटल ऑफ वांडीवाश? वांडीवाश जो है बैटल हुआ था, किसके बीच में हुआ था, मैंने शायद पीछे बताया। आप ये चीज़ कमेंट कर देना कि बैटल ऑफ वांडीवाश कौन से दो यूरोपियन पावर्स के बीच में हुआ था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कमांडर कौन था, तो सर एरिक कोटे इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। द ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 एंडेड विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स? जो बैटल ऑफ पेरिस थी उसने किसको ख़त्म किया था, ठीक है ना। तो इसने दो चीज़ों को ख़त्म किया था, एक 7 ईयर्स वॉर को और दूसरा थर्ड कार्नेटिक वॉर को, ठीक है ना। जो तो देखिए, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, पहले यूरोप में काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा था, ऑस्ट्रिया का मतलब उसका प्रभाव पड़ रहा था, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है यूरोप में लड़ाई थी। तो इस बैटल ऑफ पेरिस की वजह से क्या हुआ, जो उनका जिसे कहते हैं ना इन्फ्लुएंस था या जो उनकी सक्सेशन थी यूरोप में, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है वो भी ख़त्म हो गया, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। लेकिन हाँ, जैसे मैंने पीछे एक चीज़ बताई आपको ना, एक मिनट एक चीज़ बता देता हूँ, गलत ना हो जाए किसी से। अगर जैसे जैसे मैंने पीछे बताया वो क्या था, कौन सी ट्रीटी थी वो, जाता हूँ मैं, रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए, एक मिनट। हाँ, जैसे ये है एलेक्स ला चैपले, इसने फर्स्ट कर्नेटिक वॉर को तो ख़त्म किया था, इसमें भी इम्पैक्ट किया था, लेकिन पूरी तरीके से जो है इसको कुछ मतलब असर नहीं हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें कि पूरी तरीके से जिसे कहते हैं ना कि ऑस्ट्रियन सक्सेशन या इन्फ्लुएंस को यूरोप में किसने ख़त्म किया, तो वो ट्रीटी ऑफ पेरिस होगी, ठीक है ना। और इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए इंडिया के, तो थर्ड कर्नेटिक वॉर को एंड किया था, तो इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है ना, याद रखना। ओके, हु वाज द रूलर ऑफ मैसूर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? तो भाई कौन था रूलर, हैदर अली, पेशवा, माधवराव वन, कृष्ण राजा वोडेयार सेकंड या टीपू सुल्तान? तो इसका राइट आंसर आएगा हैदर अली, ठीक है ना। जब फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुआ जो 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ था, ठीक है ना, 1767 से लेके 1769 के बीच में हुआ था, तब कौन था रूलर, हैदर अली था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द ब्लू वाटर पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस बाय विच पोर्तुगीज वायसराय? तो किसने की थी, तो ये जब फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो कि फर्स्ट गवर्नर था, इसी ने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी। इसके हिसाब से ये क्या कहता था कि ये वहाँ के रूलर्स को जो है उनके मतलब सामान को, जो वो बाहर जाते हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा, किससे, इन्वेजन से। और कोई भी उसकी जिसे कहते हैं ना मर्जी के बगैर अंदर नहीं आ सकता, अगर आएगा तो ये उसको क्या करेगा, जैसे नहीं कहते वो ग्रांट देगा, वो उसको कुछ समय के लिए मतलब क्या बोलते हैं, ग्रांट करेगा कि भाई हाँ तुम आ जाओ, उसके बदले ये पैसे लेगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी असल में ये थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 25 द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फाउट बिटवीन द ब्रिटिश एंड अ कंबाइंड फोर्स ऑफ विच 3 रूलर्स? तो जो बैटल ऑफ बक्सर है वो किस किस के बीच में हुई थी?
तो जब हम बात करें कि बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुई थी, तो इसका राइट आंसर होगा, एक तो वो ब्रिटिश के बीच में हुई थी और दूसरा सिराजुद्दौला मीर कासिम और, नहीं ये गलत है इसका आंसर है बी, मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम सेकंड के बीच में हुई थी। ठीक है ना, याद रख दो फिर से, बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच में हुई थी, तो वो ब्रिटिश और 3 कंबाइंड फोर्सेस के बीच में हुई थी। वो 3 साथ में कौन मिलकर लड़ रहे थे, मीर कासम, शुजाउद्दौला और शाह आलम सेकंड। ठीक है ना, शुजाउद्दौला को सिराजुद्दौला भी कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ मेजर ट्रेडिंग सेंटर फॉर द डेन्स इन इंडिया। डेन्स के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था इंडिया में, तो इसका सही आंसर आएगा आंसर ए, ट्रेनक्यूबार। ठीक है ना, ट्रेनक्यूबार था इनका डेन्स का मेजर सेंटर, और ट्रेनक्यूबार है कहाँ, तमिलनाडु में है। ओके, आगे बढ़ते हैं। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज गिवन बॉम्बे एज अ डोरी फॉर द मैरिज ऑफ, तो किसकी वजह से इनको भाई मिली थी, तो किस किस की शादी हुई थी, राइट आंसर ए है, किंग चार्ल्स सेकंड और कैथरीन ऑफ ब्रनगाजा, मतलब कि पुर्तगीज़ की क्वीन थी ये। ठीक है ना, ये याद रखना, पुर्तगीज़ की क्वीन थी ये। तो पुर्तगीज़ की क्वीन कैथरीन और ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकंड की शादी हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, पुर्तगीज़ ने ब्रिटिश को क्या किया था, ब्रिटिश क्राउन को, ठीक है ना, ब्रिटिश क्राउन को बॉम्बे जो है डॉवरी में दे दिया था। बाद में 10 पाउंड, ठीक है ना, 10 पाउंड्स की लीज के ऊपर क्या बोलते हैं, ब्रिटिश किंग ने ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ओके, तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, आपको नए कंसेप्ट पता लगे होंगे, और अगर आपने ये पढ़ रखा है तो आपकी रिवीजन अच्छी हुई होगी। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, नया नया मैं बना रहा हूँ, एक तो ये भी बड़ी प्रॉब्लम आती है मुझे स्क्रीन वगैरह में लिखने में, पर आपके लिए बना रहा हूँ, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ओके, तो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।